दोस्तों, आप अपने कमाए हुए पैसों को कहाँ रखते हो? बैंक में। क्यों? ताकि वो सेफ रहे। लेकिन सच तो ये है कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सोचिए, हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है? लगभग 7 से 8% और आपके सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट करीब 2 से 3%। चलो एफडीज को भी कंसीडर करते हैं तो वहाँ भी इंटरेस्ट रेट 5 से 6% ही मिलता है। ऐसे में आपका पैसा नंबर्स में तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है। इसका मतलब है आपका फ्यूचर इनसिक्योर है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज के वीडियो में हम बात करेंगे 7 न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया के बारे में, जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो और अपने पैसों की वैल्यू को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हो। तो वीडियो में दोस्तों लगातार बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह बहुत सारा ज्ञान देकर जाएगी। नंबर 1, इन्वेस्ट इन प्रीसियस मेटल्स। प्रीसियस मेटल्स यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम, इन्हें ही प्रीसियस मेटल्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत ही लिमिटेड होती है। क्योंकि जब सप्लाई लिमिटेड होती है तो डिमांड और वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती जाती है। आज से करीब 4,500 साल पहले जब सोने की खोज पहली बार हुई थी, तब से लेकर करीब 300 साल पहले तक करेंसी के रूप में असली सोने और चांदी के सिक्का हुआ करते थे। लेकिन सोने और चांदी जैसे मेटल्स लोगों के बीच इन्वेस्टमेंट का पॉपुलर जरिया कल भी था और आज भी है। अगर हम एनुअल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो गोल्ड रियल एस्टेट के बाद सेकेंड नंबर पर सबसे प्रॉफिटेबल लो रिस्क कमोडिटीज है। और अगर आप पिछले 10 सालों के रिटर्न देखें तो गोल्ड ने स्टॉक मार्केट जितने ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। जो सोना आज से करीब 10 साल पहले 18-20 हजार रूपए तोला था, आज के टाइम में 70 से 72 हजार रूपए हो गया है और कई मार्केट प्रेडिक्टर्स इसे अभी भी ऊपर जाने की बात कर रही हैं। तो ऐसे में गोल्ड में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके पास है। केवल गोल्ड ही नहीं बल्कि चांदी और प्लेटिनम के दाम भी हर साल आसमान छू रहे हैं। तो इन मेटल्स में इन्वेस्ट कैसे करें? पहला तरीका जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है वो है कि आप फिजिकल गोल्ड लेकर रख लो। फिजिकल गोल्ड 2 फॉर्म में अवेलेबल है, गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बिस्किट्स। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि गोल्ड भगवान की करेंसी है, क्योंकि आप रुपए का नोट हर देश में नहीं चला सकते। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है तो आप इसे दुनिया में कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं। और ये एक ऐसी करेंसी है जिसे दुनिया की कोई भी सरकार बैन नहीं कर सकती। जैसे कि एक झटके में 500 या 1000 के नोट की वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन गोल्ड की वैल्यू वैसी की वैसी ही थी। बट में गोल्ड में इन्वेस्ट करने का दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड यानी ETF, जो ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड की तरह होता है, बट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टॉक में होता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता है। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड RBI जारी करता है। आइए अब जरा गोल्ड के मार्केट पैरामीटर्स की जांच कर लेते हैं। तो पहला है रिटर्न। तो गोल्ड में एवरेज रिटर्न 9 से 11% का रहा है। दूसरा पैरामीटर है रिस्क, क्योंकि गोल्ड एक कमोडिटीज है इसलिए यहाँ रिस्क के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तीसरा पैरामीटर है लिक्विडिटी। गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आपको काफी लिक्विडिटी मिल जाएगी, चाहे फिजिकल गोल्ड हो या डिजिटल गोल्ड। आप जब चाहे गोल्ड को सेल करके कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। आखिरी पैरामीटर है वोलेटिलिटी। गोल्ड में वोलेटिलिटी काफी हाई रहती है, खासकर त्योहारों के टाइम पर गोल्ड में काफी फ्लक्चुएशन रहता है। सेकेंड नंबर पर है इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल्स। गोल्ड के अलावा कई और मेटल्स जैसे कॉपर, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम भी बड़े काम की चीज होते हैं। बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कॉपर वायर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, वहीं कोबाल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी बनाने में काम आता है। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड आजकल काफी बढ़ गई है। इसी तरह सिलिकॉन जैसे रॉ मटेरियल जिनकी डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है। कॉपर कुछ साल पहले 100 रुपए किलो था, वहीं आज 1000 रुपए किलो है, यानी कि 10 गुना प्रॉफिट। इसी कारण हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इन सब में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आप इन्हें फिजिकल टर्म में रखोगे तो स्टोरेज की प्रॉब्लम तो आएगी ही, साथ ही इसके बायर और सेलर मिलना हम जैसे कॉमन मैन के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करने का दूसरा रास्ता है माइनिंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का। इंडियन स्टॉक मार्केट में कई बड़ी बड़ी और अच्छी माइनिंग कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें आप सेफली अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3 है सेफ हेवन करेंसी। नेता हो या अभिनेता, चाहे माल्या हो या नीरव मोदी, सबके पास स्विस बैंक में अकाउंट जरूर होता है। दोस्तों, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि ये सब लोग स्विस बैंक में ही अपना अकाउंट क्यों खोलते हैं? इसका रीजन ये नहीं कि उन्हें वहाँ की वादियां पसंद हैं, इसका रीजन है स्विट्जरलैंड की करेंसी। वो क्यों, आइए समझते हैं। क्या आपने सेफ हेवन करेंसी का नाम सुना है? जो लोग कुछ हटके सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए सेफ हेवन करेंसी में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दरअसल दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहां दुनिया के सबसे स्टेबल इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, वहां की करेंसी क्राइसिस के टाइम पर भी अपनी वैल्यू नहीं खोती। इनफैक्ट क्राइसिस के समय वहां की वैल्यू और अधिक बढ़ जाती है। ऐसी करेंसीज को सेफ हेवन करेंसी
करेंसी कहते हैं, जैसे स्विस फ्रैंक, यूएस डॉलर, जापानीज येन या फिर ब्रिटिश यूरो। इन सब में भी स्विस फ्रैंक सबसे सेफ ऑप्शन है। साल 2009 में आई इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान स्विस फ्रैंक ही था जो सबसे कम इफेक्ट हुआ। रिसेंटली रसिया यूक्रेन वॉर में भी जब यूएस ने रसिया पर बैन लगाया था, उसके बाद रसिया ने भी स्विस फ्रैंक का इस्तेमाल किया सभी यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करने के लिए। तो सेफ हेवन करेंसी आपके पैसों को कैसे बचाती है? मान लो आपकी जेब में 500 का नोट है, अब कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आई और देश में इन्फ्लेशन बढ़ा, तो आपके 500 की वैल्यू 350 रुपए के बराबर होगी। लेकिन अगर आप उन्हीं पैसों को स्विस बैंक में सेव करते हो तो आपको 5 साल बाद एक्सचेंज करने पर वही 500 रुपए या 1000 रुपए या उससे भी ज्यादा बन सकते हैं। ऐसा कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ, क्राइसिस में इन्फ्लेशन के दौरान स्विस बैंक की वैल्यू तो बढ़ गई पर रुपए की वैल्यू कम हो गई। लेकिन आप इन करेंसीज में इन्वेस्ट कैसे करोगे? क्योंकि हर व्यक्ति तो जाकर स्विस बैंक में अकाउंट तो नहीं खोल सकता। तो इसके लिए आप करेंसी ETF या फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से सेफ हेवन करेंसी आपके पैसों को इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। नंबर 4, सोवरेन गारंटी। इंडिया में अगर कोई भी पॉलिसी लेने की बात आती है तो आज भी हमारे देश में सबसे पहला लोगों को LIC का ही नाम याद आता है। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि LIC के पास सोवरेन गारंटी है। अब ये सोवरेन गारंटी क्या है, ये सब शायद आपने पहले भी सुना होगा। तो चलिए आज इसका मतलब समझ लेते हैं। सोवरेन गारंटीज यानी कि वो पॉलिसीज या इन्वेस्टमेंट जिसे गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है। जैसे मान लो अगर LIC किसी वजह से बैंक करप्ट हो जाता है तो भी सोवरेन गारंटी होने के कारण आपका पैसा डूबेगा नहीं। मतलब आपने जो पैसा LIC बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है और LIC ने जो बेनिफिट के वादे किए हैं, चाहे मैच्योरिटी बेनिफिट हो या हेल्थ बेनिफिट हो या फिर डेथ पर मिलने वाला अमाउंट, सब आपको भारत सरकार खुद देगी। वहीं अगर आप प्राइवेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो बैंक डूबने पर आपका पैसा भी डूब सकता है। इसलिए LIC के प्रीमियम इतने महंगे होने के कारण भी वो पॉलिसी मार्केट का 70% कंट्रोल करती है। साथ ही इसकी लिक्विडिटी कम है, यानी कि आपका पैसा कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है और आप उसे निकाल नहीं सकते। नंबर 5, वैल्यू स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बुखार आ जाता है। या तो लोग इसे रिस्की मानकर छूना तक पसंद नहीं करते, या तो कुछ लोग रातों रात अमीर बनने की लालच में बिना कुछ होमवर्क किए अपना सारा पैसा लॉस करके बैठ जाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सही मायने में इसे समझकर इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग के साथ लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट कमाते हैं। स्टॉक मार्केट में गारंटी रिटर्न पाने के 2 सबसे बड़े आसान रास्ते हैं, वैल्यू स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स। वैल्यू स्टॉक यानी कि उन कंपनीज या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो अभी तक अंडर वैल्यूड है, यानी कि जिनके स्टॉक्स प्राइसेस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टर को डिस्काउंट प्राइस पर खरीदने का मौका देते हैं। लॉन्ग टर्म तक जब स्टॉक प्राइसेस इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या ज्यादा हो जाए तो उसे सेल करके आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। वहीं म्यूचुअल फंड को आप समझो तो म्यूचुअल का मतलब होता है मिलकर। जब कई सारे इन्वेस्टर मिलकर स्टॉक मार्केट में अपना बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको हर समय मार्केट पर नजर नहीं रखनी पड़ती। फंड क्रिएटर खुद फिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं और खुद वो उन कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो आपको अच्छे रिटर्न दिला सके। अगर रिटर्न की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 12 से 15% का रिटर्न मिल जाता है। नंबर 5, लैंड एंड रियल एस्टेट। लैंड एंड रियल एस्टेट सदियों से चला आ रहा इन्वेस्टमेंट मेथड है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वाइन जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी होती है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट का तरीका जितना ज्यादा पुराना हो उतना ही ट्रस्टवर्दी होता है। ये एक ऐसा मेथड है जिस पर रिटर्न मिलना ही मिलना है, फिर चाहे वो रेंटल इनकम के रूप में हो या फिर प्रॉपर्टी पर एप्रिसिएशन। अगर आपके पास एक होल सम अमाउंट ऑफ मनी है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो भी आप रियल एस्टेट के मैदान में खेल सकते हो। वो कैसे? रीट्स के थ्रू। रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये भी म्यूचुअल फंड जैसा ही काम करता है, जहाँ पर ट्रस्ट अपना पैसा स्टॉक्स की जगह रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ट्रस्ट क्रिएटर आपका पैसा किसी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे मॉल, बिजनेस या शॉप्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, जहाँ से जनरेट हुई रेंटल इनकम को इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाता है। लास्ट और नंबर 7, कलेक्टिबल्स। कलेक्टिबल्स यानी कि वो चीजें जो दुनिया में बहुत ही रेयर हैं, जैसे विंटेज कार, ओल्ड कॉइन्स, स्टाम्प्स या पेंटिंग्स, सब कुछ कलेक्टिबल्स के अंतर्गत आता है। ये कैसे आपको पैसा कमा कर देते हैं, आइए जानते हैं। शौक बड़ी चीज है। दुनिया में कई लोग कलेक्टिबल्स को लेकर इतने दीवाने हैं कि इनकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंसी की कंट्रोवर्शियल पेंटिंग्स, मुंडी द सेवियर या फिर टाइटैनिक से रिलेटेड चीजों के कलेक्टिबल्स दुनिया में अलग ही दीवानगी रखते हैं और ये बहुत ही अच्छी कीमत में बिकते हैं। अगर आप कलेक्टिबल्स को खरीदना चाहते हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो collectibles.com साइट पर जाकर आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आप बड़ी और महंगी चीजों को नहीं खरीद सकते तो जर्सी, पेंटिंग्स, स्टाम्प्स या कॉइन जैसी छोटी
छोटी छोटी चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कलेक्टिबल्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का अलग ही लुक देता है। तो दोस्तों अपने बैंक में पड़े हुए इमरजेंसी फंड के अलावा जो पैसा है उसे निकालो और उसे इन चीजों में इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि पैसा बना ही है और अधिक पैसा बनाने के लिए। और दोस्तों वीडियो में बताई गई अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।